Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel. I hope everyone is doing great. आपने टोन ऑफ द पोएट अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच ऑन PW कॉमर्स वाला क्लास 12 चैनल, बिकॉज उस 11 मिनट्स के वीडियो में मैंने आपको आपकी सारी पोएम्स के टोन ऑफ द पोएट एक्सप्लेन करा है इन अ वेरी शॉर्ट but at the same time very detailed way also. ठीक है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवेंट. और आज आपकी दिव्या मैम आपको करवाने वाली है इस वीडियो में, यस यू हर्ड मी राइट, ऑल द पोएटिक डिवाइसेस इन जस्ट वन गो. क्या हम एक पोएम करने वाले हैं? दो? No, my dear students of Divya Army, we are going to complete the entire book and हम सारी की सारी poems complete करने वाले हैं. So without any delay, let's get started with our first poem. हमने last class में पढ़ा था the tone of the poet. The tone of the poet. आज हम पढ़ने वाले हैं poetic devices used in these poems of your book Flamingo. तो बेटा My Mother at 66 में दो बार simile यूज हुआ है. Now if you don't know what is simile, simile is when there is comparison of two unlike things. दो चीजें जो बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है नेचर में, उनमें अगर कंपैरिजन किया जा रहा है बाय यूजिंग लाइक और एज, तो उसे हम बोलते हैं सिमिली. सो जब यहाँ पे पोएट बोल रही हैं फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, फेस का कंपैरिजन किससे करा गया है? कॉर्प्स से, विच मीन्स डेड बॉडी. तो फेस इतना डल है दैट इट लुक्स लाइफलेस, बाय यूजिंग लाइक ही कंपैरिजन हुआ है, सो इट इज सिमिली. और जब उन्होंने बोला शी लुक्ड लाइक लेट विंटर्स मून, उनके जो फेस पे जो डलनेस है वो किसकी तरह है? इट इज जस्ट लाइक द मून विच इज देयर इन विंटर्स. उसके ऊपर भी उतनी चमक या उतना ग्लो नहीं होता. सो इंसान का जो फेस है, तो उसकी डलनेस है, इट हैज बीन कंपेयर्ड टू द ग्लो और द डलनेस ऑफ winter's moon. So by using like, if the comparison is done, it is simile. Clear? Next is repetition. Last line है जहां पे कमला दास जी बोल रही हैं all I could do was smile and smile and smile. So repetition है, एक बार नहीं 3 बार. अगर कोई भी वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है in the same sentence, in the same line, then the poetic device used is repetition. So to hide her pain and to just show happiness to her mother, she said I could smile and smile and smile. So this is repetition. Same word repeat हो रहा है एक sentence में. Okay. Next is imagery, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो बेटा जब भी कोई पोएट किसी चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करे, दैट यू कैन क्रिएट अ क्लियर पिक्चर और विजुअल इन योर हेड, देन दैट पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी. तो यहाँ पर जब वो बोलती हैं कमला दास जी दैट माई मदर डोज्ड एंड शी डोज्ड ओपन माउथेडली, ओपन माउथेड तरीके से वो सोई. सो डोज्ड इज टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो जब वो सोई उनका मुंह खुला था, तो इतने खूबसूरती से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा दैट इट क्लियरली गिव्स यू अ विजुअल इमेज ऑफ टायर्ड एंड एजिंग मदर. सो इट इज इमेजरी. क्लियर? नेक्स्ट इज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल. बेटा व्हेन वी से यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? रनिंग. एक बात बताओ, पेड़ भाग सकते हैं क्या? कैन यंग ट्रीज स्प्रिंट? नो, इवन इफ दे आर यंग दे कांट रन, दे आर ट्रीज. तो जब भी किसी इंसान की क्वालिटी किसी भी एनिमल को, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, नॉट एनिमल, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ट्रीज, इनको कोई इंसान की क्वालिटी दी जाती है, सो द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज personification. It is personification. मैम आपने तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लिखा है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी यूज हो रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट यंग ट्री स्प्रिंटिंग में एक नहीं दो पोएटिक डिवाइसेस यूज हो रहे हैं. स्प्रिंटिंग का मतलब क्लियर है आप सभी को. फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्यों है? बिकॉज व्हेन शी वाज सिटिंग इनसाइड द कैब शी लुक्ड एट हर मदर.
शी वॉज शी हैड लाइफ बट शी वॉज वेरी डल. उनके चेहरे का जो नूर था दैट वॉज गॉन. शी डिड नॉट हैव द ग्लो ऑन हर फेस. शी लैक्ड एनर्जी. तो कैब में कैसा माहौल है? बहुत ज़्यादा एजिंग वाला, बहुत डल, एनर्जी लेस माहौल था. लेकिन जब कमला दास जी ने कैब के बाहर देखा, सो द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट वॉज डिफरेंट. देयर वर यंग ग्रीन ट्रीज एंड दे वर स्प्रिंटिंग. गाड़ी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी चल रहे हैं. दे वर नॉट एक्चुअली मूविंग. हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू एंजॉय एंड प्ले. तो कैब के अंदर का माहौल और कैब के बाहर के माहौल में देयर वाज अ कॉन्ट्रास्ट, एब्सोल्यूट डिफरेंट एनवायरनमेंट था. सो यंग ट्रीज वर्सेस ओल्ड मदर. सो अंदर क्या है? कैब के अंदर ओल्ड मदर थी. सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, देयर इज अ कंपैरिजन दैट कैन बी सीन बिटवीन यूथ एंड एनर्जी. अंदर ओल्ड एज एंड वीकनेस थी, whereas कैब के बाहर देयर वाज young youthful energy and energetic children, those who came out of their homes to play. तो contrast यानी कि दोनों चीजें कैसी थी? बिल्कुल डिफरेंट थी. नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिज्म? कोई भी बेटा कलर या कोई चीज जो किसी और चीज को सिंबलाइज करती है, यानी कि कोई और चीज दर्शाती है. फॉर एग्जाम्पल, एश कलर सिंबलाइजेस लाइफलेसनेस एंड अप्रोचिंग डेथ. ये यहां पर नीचे लिखा हुआ है. आई विल राइट इट हेयर ऑल्सो. सो अप्रोचिंग डेथ, किसी की एज बहुत ज्यादा हो गई है, सो देयर आर हाई चांसेस कि अब जो डेथ वाला समय है दैट इज नियर as compared to a young person. But nowadays you never know. So ashen face, उनका जो चेहरा है that was compared to the ash. ash क्या होती है? राख. तो यहाँ पे राख का मीनिंग क्या है? What is the meaning of ashen face? ash denotes lifelessness. क्या सिंबलाइज कर रही है? जब इंसान चला जाता है तो राख में तब्दील हो जाता है. सो सिंबॉलिज्म मीन्स व्हेन यू आर सिंबलाइजिंग समथिंग एल्स. सो यहाँ पे बेटा ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोएम में यूज हुए हैं. नाउ इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई दीज पोएटिक डिवाइसेस ऑन योर ओन, यू कैन इजीली डू इट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ देम. कॉमर्स वाला पे आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला है, पोएटिक डिवाइसेस इन वन शॉट. 35 to 36 मिनट्स में मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस के मीनिंग एक्सप्लेन करे हैं डिटेल में. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देम इन डिटेल, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. नेक्स्ट इज कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा. सो बेटा सबसे पहले यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज एनाफोरा. इट इज नॉट लाइक रिपीटेशन और एलिट्रेशन. समझते हैं एनाफोरा क्या होता है बहुत आसान भाषा में. एनाफोरा इज बेटा रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड बट नॉट इन द सेम लाइन. यहां पे क्या हो रहा है? लेट्स रिपीट हो रहा है इन योर पोएम कीपिंग क्वाइट. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. दोनों डिफरेंट लाइन है, जस्ट ऊपर नीचे हैं. इनका स्टार्टिंग का वर्ड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. सो इफ योर स्टार्टिंग वर्ड और दी वर्ड एट द एंड ये रिपीट हो रहे हैं ऊपर नीचे की लाइन में, देन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज एनाफोरा. आप लोगों ने क्लास 10th में एक पोएम पढ़ी होगी अमांडा, जिसमें उसकी मम्मी बोलती है डोंट स्लाउच योर शोल्डर्स अमांडा, सिट स्ट्रेट अमांडा. अमांडा अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है. डोंट आगे पीछे ऊपर नीचे लाइन में रिपीट हो रहा है. सो व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नॉट इन द सेम लाइन, ऊपर नीचे की लाइनों में है, देन इट इज एनाफोरा. तो यूजुअली बिगनिंग ऑफ लाइन्स में जब वर्ड आ रहा है एंड इट इज रिपीटिंग, द पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा. क्लियर है? नेक्स्ट इज योर सिंबॉलिज्म इज बैक इन द पिक्चर. Symbolism is when you are symbolizing something or the poet is symbolizing, not you. So when the poet Pablo Neruda says count to 12, let's count to 12, 1 से लेके 12 तक गिनो. तो symbolism क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज हमें एक्चुअल काउंटिंग करने को नहीं बोला गया है. 12 का भी कुछ मीनिंग है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12? मैंने आपको पोएम के एक्सप्लेनेशन में समझाया था. इफ यू हैव फॉरगॉटन प्लीज पे अटेंशन. या तो ये घड़ी के 12 घंटे हैं, क्योंकि 12 के बाद जब सुई आती है तो वापस से या तो बेटा क्या बचते हैं?
आफ्टर 12 AM इट्स अगेन 1 AM, 2 AM, 3 AM, और फिर जब दोपहर में होते हैं तो वापस 12 बजे के बाद दोपहर की 1 बजती है. सो जो हम ये काउंटिंग करने को बोला गया 1 to 12, आइदर इट डिनोट्स 12 आवर्स इन अ क्लॉक और 12 months. तो ये दोनों चीजें अगर क्वेश्चन में पूछ ली जाए, सो यू शुड नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड द मीनिंग. सो यहाँ पे ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, 12 hours और 12 months in a year. Clear? Next is metaphor in the same line, that is we will count to 12. क्यों बोल रहे हैं इसमें metaphor है? Metaphor is when there is comparison between two unlike things by not using like or as. Comparison कर रहे हो लेकिन like और as इस्तेमाल मत करो. काउंटिंग इज नॉट लिटरल, दैट मीन्स इट इज नॉट रियल. ये बिल्कुल एग्जैक्ट काउंटिंग करने को नहीं बोल रहे. यहाँ पे जो काउंटिंग है उसका मीनिंग क्या है, दैट यू हैव टू स्टॉप ऑल दी एक्टिविटीज. डोंट टॉक, डोंट मूव योर आर्म्स, डोंट हार्म दी वेल्स, डोंट डू वॉर्ड्स, डोंट डू पोल्यूशन, कुछ मत करो. सो काउंटिंग का मतलब क्या है, इट मीन्स टू स्टॉप ऑल दी एक्टिविटी फॉर पीस. सो कंपैरिजन है बट देयर इज नो यूज ऑफ लाइक और एज. Next is easy peasy lemon squeezy, that is alliteration. What is the meaning of alliteration? Alliteration का मतलब है whenever there is repetition of an alphabet. So यहाँ पे क्या है, repetition of S sound है. क्या ये different lines में होता है? No, repetition of S sound in a same line, not in different lines like anaphora. Now students, they might get confused or they often get confused in anaphora, alliteration and repetition. Let's revise them. Anaphora is repetition of words in different lines. लेकिन वो words usually कहाँ होने चाहिए, in the beginning, not in the center. It should be in the beginning. Alliteration is not the complete word but just the alphabets. Repetition is complete word should be repeated in the same line, just like we did here, smile and smile and smile. तीनों में आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा. सो व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ एस साउंड इन अ सेम लाइन, इट इज नोन एज एलिट्रेशन. रिपीटेशन ऑफ एफ हो सकता है, रिपीटेशन ऑफ एच हो सकता है, रिपीटेशन ऑफ डी हो सकता है, बट सेम लाइन में अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, इट इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट हियर इज इमेजरी. वाई इमेजरी हैज बीन यूज्ड? क्योंकि वो बोल रहे हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी. तो जो मछुआरे हैं वो कोल्ड सी में, दे विल नॉट हार्म द वेल्स व्हेन देयर विल बी नो एक्टिविटी. तो ये क्या दर्शा रहा है कि स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि ह्यूमंस के लिए हाई टाइम है दैट यू नीड टू स्टॉप. सो वेन एवर द एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड एंड यू नो इट हेल्प्स यू क्रिएट अ क्लियर विविड पिक्चर, विविड इमेज. विविड इज कलरफुल इमेज. बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिलती है दैट यू नो what is the poet talking about, then it is imagery. जब आप अपने मन में, दिमाग में एक proper clear photo imagine कर पाते हो. Next is A Thing of Beauty by John Keats. बेटा thing of beauty में सबसे important जो starting की line में use हो रहा है, that is metaphor. How metaphor is used? A thing of beauty is a joy forever. जो nature की beauty है, जो खूबसूरती है, उसको क्या बताया गया है, परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय. तो ब्यूटी को कंपेयर किससे करा गया है, जो हमेशा फॉर एवर आपको खुशी देती है. सुंदरता को खुशी से, जॉय से कंपेयर किया गया है. लेकिन यहाँ पे लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ है. सो देयरफॉर it is metaphor because beauty has been compared to joy by not using like or as. Clear? Next is again very easy. Alliteration. Why this is alliteration? Because when he says, Pablo Neruda says, simple sheep, S and S repeat हो रहा है. ये मत सोचना कि only repetition of S sound ही होगा. Repetition of H हो सकता है, repetition of B हो सकता है, but it should be in the same line. Then only it will be alliteration if the if the alphabet is same. Okay. ओके नेक्स्ट इज बच्चों पर्सोनिफिकेशन. मैंने आपको फर्स्ट पोएम में एक्सप्लेन किया था. पर्सोनिफिकेशन मीन्स, इट मीन्स व्हेन अ ह्यूमन क्वालिटी, इट मीन्स व्हेन अ ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. when a human quality is given
If I say the sun was dancing, the flowers were smiling, क्या सन डांस कर सकता है? नो. ह्यूमन जो कर सकते हैं वो क्वालिटी आपने सन को दे दी. द फ्लावर्स वर स्माइलिंग, द फ्लावर्स वर डांसिंग. नो, दे कैन नॉट. बट आपने ह्यूमन जो कर सकते हैं वो विशेषता आपने सन को और फ्लावर्स को दे दी. सो इट इज personification. So similarly, when John Keats says shape of beauty moves away the pall, so beauty is given human quality कि वो sadness remove कर सकती है. अब जो नेचर की चीज़ें हैं, नेचर की बनाई हुई चीज़ें, ट्रीज हो गई, आपकी स्ट्रीम्स हो गई, झरने हो गए, क्या वो सच में सैडनेस रिमूव कर देती हैं? इंसान बात करके सैडनेस हटा सकते हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नहीं कर सकती. लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि उनमें इतनी पावर है, इतनी ताकत है दैट दे कैन लिटरली रिमूव सैडनेस. सो एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है. सो दैट्स व्हाई इट इज personification. Next is again imagery. Why imagery has been used? So when a poet says clear rills, साफ बहता पानी, साफ झरने, मस्क रोज ब्लूम्स, तो अगेन आपको अच्छे से एक क्लियर इमेज मिल रही है. यू कैन ईजिली मेक अ पिक्चर इन योर माइंड वेयर यू कैन इमेजिन दोज क्लियर स्ट्रीम्स. तो इतनी ब्यूटिफुल तरीके से उन्होंने इस लाइन में उसको एक्सप्लेन करा है इस पोएम में, दैट यू फील और यू कैन इमेजिन और यू कैन क्रिएट दोज इमेजेस इन योर माइंड. दैट्स व्हाई इट इज इमेजरी. नेक्स्ट इज enchantment, जो आपने अभी तक मुझसे नहीं पढ़ा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. बेटा, व्हाट इज enchantment? What is enjambment? Enjambment का मतलब होता है when one line flows into the next without any punctuation mark. तो एक लाइन से आप दूसरी लाइन में चले गए without full stop, without exclamation mark, without colon, without a comma. It is enjambment. कैसे यूज हुआ है थिंग ऑफ ब्यूटी में? Let's have a look. Pass into nothingness. यहाँ पे तो है punctuation mark, but don't get confused, यहाँ पे लाइन एंड नहीं हुई है. Pass into nothingness but will keep. There is no punctuation mark, कोई full stop नहीं है, मैं लगा नहीं सकती हूँ खुद से. A bower quiet for us and asleep. So when one line flows into another, flow of thought को आप रोक नहीं रहा है poet with the help of a comma, exclamation mark, question mark, colon, semicolon, कोई punctuation mark नहीं है. one line से next line में easily उनका जो thoughts हैं वो flow हो रहे हैं, poetic rhythm चल रही है. It is known as enjambment. So I hope this is clear. Let's move to the next poem, that is A Roadside Stand by Robert Frost. So the first poetic device is personification. Personification क्या human quality दी गई है? तो जो वो shed था, जो घर के जो shop का उन्होंने extend कर रखा था poor rural people में, the little old house was out with a little new shed. अब ये जो हाउस है इसको ऐसा डिस्क्राइब करा गया है पूरी पोएम में जैसे उसमें बहुत फीलिंग्स है, उसमें रहने वाले लोगों के मन में बहुत उम्मीद है. सो दैट शेड, दैट शॉप इज full of feelings and hope which only humans can have, not that roadside stand can. So that's why it is personification, because ऐसा describe किया गया that that roadside stand has a lot of feelings and hope just like human beings. So human quality given to an object, that's why it is personification. Next is irony. So let me explain you what is irony. If I say the police station got burnt down, the police station got robbed, the fire station got burnt down. पुलिस का काम है लोगों को बचाना, वहीं पर चोरी हो गई. It is irony. फायर स्टेशन पे जो फायर फाइटर्स रहते हैं उनका काम है आग बुझाना, वहीं पर आग लग गई. राइट? सो ये टफ, मतलब ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया ना. सो दिस इज आयरनी. जैसा होना चाहिए उसका क्या हुआ? बिल्कुल ऑपोजिट. सो दैट इज आयरनी. तो रिच पीपल ने, रिच लोगों ने प्रॉमिस किया है क्या कि हम आपकी मदद करेंगे. गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने वादा किया है इन गरीब लोगों से दैट वील गिव यू अ गुड लाइफ इन द सिटी, यू गिव अस योर लैंड, हम तुमको इसके बदले जो घर देंगे दैट विल बी नियर टू द थिएटर्स, मॉल्स, गुड ग्रोसरी शॉप्स. लेकिन उन्होंने अपने वादे पूरे करे?
बिल्कुल नहीं. अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस हैव बीन डन, लेकिन हुआ क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द एक्सपेक्टेशन. ओके, नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं पहले. व्हाट इज नेक्स्ट इज इमेजरी अगेन हेयर. That is a description of roadside stand and traffic gives clear ruler picture of everything happening over there. तो जब आप अच्छे से समझ पा रहे हो what is happening, उसको imagine कर पा रहे हो in the form of a clear picture, it is imagery. Next is transferred epithet, जो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए. What is the meaning of transferred epithet? I'll give you few examples. So that is wrinkled sea. Now बच्चा लोग प्लीज हैव अ लुक ओवर हेयर. सी जो समुद्र है वो कभी भी wrinkled हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब है when the adjective that is not supposed to be used with this noun. तो wrinkled क्या है? सी के साथ, समुद्र के साथ इस्तेमाल नहीं करा जाना चाहिए बिकॉज ये यहाँ पे फिट नहीं बैठता, फिर भी यूज किया जा रहा है. सो व्हेन एन एडजेक्टिव दैट इज नॉट फिट फॉर द नाउन कमिंग आफ्टर इट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो व्हेन वी से ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स क्या है? अगर आप इतने अच्छे हो देन व्हाई यू आर ग्रीडी? स्टिल दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड हियर, लालची. तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं. सो लेट मी मार्क दैट. सो ग्रीडी में जी है और यहां भी जी है. सो दिस इज एलिट्रेशन ऑल्सो. और भी पोइटिक डिवाइस है यहाँ पे. ठीक है, ग्रीडी गुड डूअर्स, जी जी है, रिपीटेशन हो रहा है. ठीक है बेटा, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे एलिट्रेशन है ऊपर वाले में. आई विल टेल यू व्हाई. एलिट्रेशन यहां पर है ग्रीडी गुड डूअर्स में. ओके अब हम समझते हैं इसमें नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सा है? ग्रीडी गुड डूअर्स. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर पोएटिक डिवाइस बिफोर जंपिंग ऑन टू द आंसर, एंड दैट इज ऑक्सीमोरॉन. दैट इज ऑक्सीमोरॉन. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन होता क्या है? So, whenever there are two opposite words together, for example, so if I say it is an open secret. अब बेटा जब आपको बोला गया कि इसको सीक्रेट रखना, हर बेस्ट फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, सबने ये सीक्रेट एक दूसरे को बताया और ये पूरे स्कूल में स्प्रेड हो गया. सो ये सीक्रेट क्या बन गया? ओपन सीक्रेट. एवरीवन नोज अबाउट इट. सीक्रेट कभी ओपन हो सकता है क्या? जी नहीं. दो ऑपोजिट वर्ड कैसे आ रहे हैं? एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो इट इज ओपन सीक्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. सिमिलरली ग्रीडी एंड गुड, अगर कोई अच्छा है तो लालची कैसे है? सो ग्रीडी एंड गुड भी क्या है? ऑक्सीमोरॉन भी है. ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर. चोर है तो ईमानदार कैसे, और ईमानदार है तो चोर क्यों है? दैट इज ऑक्सीमोरॉन. ओके, पॉलिश ट्रैफिक में भी मेरे हिसाब से ट्रांसफर्ड एपिथेट आना चाहिए बिकॉज ट्रैफिक जो है वो पॉलिश कैसे होगा? पॉलिश ट्रैफिक का जो मतलब है दैट इज इट रेफर्स टू द रिच पीपल, एलीट क्लास, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं. दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड बाइंग एनीथिंग फ्रॉम दीज रूरल पीपल. बट पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है? पॉलिश तो ऐसा एडजेक्टिव हो गया ना जो कि ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं है, तो यहाँ पे यूज क्या हो रहा है? ट्रांसफर्ड एपिथेट. ठीक है, ओके बच्चा लोग, चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोम दैट वी हैव. क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलते हैं अपनी लास्ट पोम की तरफ जिसका नाम है ऑन जेनिफर टाइगर्स.
written by Adrian Rich. Let's see वहां पे कौन कौन से poetic devices use हुए हैं. Okay, let's have a look. यहाँ पे बेटा सबसे पहले है सिंबोलिज्म, जो कि बहुत इजी होना चाहिए नाउ फॉर यू टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी करी थी अपनी एम्ब्रॉयडरी पैनल पे बहुत सारे टाइगर्स बनाए थे, एंड दोस टाइगर्स वर prancing, जंपिंग here and there in the forest. रियल में नहीं हो रहा था. सो व्हाट वाज डन वाज, आंट जेनिफर बहुत परेशान रहती थी, तो इस तरह की एक गोल रिंग पे एम्ब्रॉयडरी करती थी. तो उस गोल रिंग के अंदर उन्होंने क्या बनाए थे, फॉरेस्ट बनाया था, ट्रीज बनाए थे, ग्रास बनाई थी, और इसके ही बीच में उनके जो बहादुर टाइगर्स हैं, दे वर जंपिंग हेयर एंड देयर. तो टाइगर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, किसका सिंबल थे वो इस पोएम में, दे सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, जो कि आंट जेनिफर की लाइफ में नहीं थी. सो शी लैक्स व्हाट दोस टाइगर्स हैव. नेक्स्ट इज देयर इज कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट इज दोनों चीजों में डिफरेंस होना. तो जो टाइगर्स है वो कैसे थे बेटा, they were completely fearless, whereas aunt कैसी थी, she was very scared. aunt Jennifer was very frightened. तो aunt Jennifer इतनी परेशान क्यों थी, because of the oppression, जो अत्याचार मैरिज में या जो परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती थी शादी में, उसकी वजह से. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. सो व्हाट इज एलिट्रेशन बेटा, एलिट्रेशन इज देखो, एलिट्रेशन इज प्राउड एंड अनअफ्रेड में तो नहीं लगेगा. एलिट्रेशन इज व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ द सेम वो, ठीक है, सेम अल्फाबेट. तो प्राउड के साथ साथ यहां भी होना चाहिए. आई विल चेक द एग्जैक्ट वर्ड, अदरवाइज यहां यूज नहीं होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इमेजरी. That is bright topaz denizens. What is the meaning of denizens? Denizens का मतलब होता है residents, those who live in that particular area. तो ये कहाँ के residents हैं, ये जो tigers हैं, they live in the forest, ये वहाँ के residents हैं. So ये colorful image create कर रहा है, जिसमें हम imagine कर रहे हैं कि tigers कैसे हैं, कलरफुल हैं, जो कि आंट जेनिफर ने इस एम्ब्रॉयडरी पैनल पे बनाए हैं. सो व्हेन यू आर एबल टू इमेजिन अ क्लियर पिक्चर ऑफ what the poet is trying to say, शेर कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, जंप कर रहे हैं फॉरेस्ट में. when you can think and imagine all these things very clearly, visual picture मिल रहा है टाइगर्स का, so it is imagery. okay, next is metaphor. बेटा वहां पे वो बोल रहे हैं कि आंट जो जेनिफर है, उनकी जो रिंग है, उनकी जो वेडिंग रिंग है, उसका जो वेट है दैट इज वेरी हैवी. Now can you think a ring which is hardly like 4-5 grams, उसका weight actual में इतना ज़्यादा हो सकता है? Is it technically possible? No, it is not. So massive weight of uncle's wedding band. How a ring can be so heavy कि उसका इतना massive weight है? क्योंकि वो wedding band क्या represent कर रहा है? Comparison करा गया है उसके weight का, ring का, टू दी बर्डन्स ऑफ मैरिज. शादी में जो इतनी सारी मैरिड लाइफ में जो उनके ऊपर इतने बर्डन्स हैं, उसकी वजह से उसका वेट इतना हैवी बताया गया है. सो बर्डन ऑफ मैरिज, तो मैसिव वेट का मतलब क्या है, तो बर्डन ऑफ मैरिज, नॉट द लिटरल, द रियल वेट. सो कंपैरिजन किया जा रहा है किसके बीच में, मैसिव वेट रेफर्स टू दी बर्डन इन अ मैरिड लाइफ. सो विदाउट यूजिंग लाइक और एज कंपैरिजन हुआ है. So it is metaphor. On this note, we have completed all the poems and all the poetic devices. So I hope that is clear to everyone. Now let me just check that is alliteration used in Aunt Jennifer's Tiger. Okay? Because I want a good clarity on this. Okay? क्योंकि बेटा जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है उसमें नहीं यूज हुआ है, बिकॉज देर इज नो रिपीटेशन ऑफ पी. प्राउड एंड अनअफ्रेड इज यूज फॉर, प्राउड एंड अनअफ्रेड इज यूज फॉर whom? इट इज यूज फॉर द टाइगर्स, बट अनअफ्रेड स्टार्ट्स विथ यू. ठीक है, यस, एक और इसमें आपके इसमें यूज करा गया था फ्रेज, वी कैन यूज दैट ऑल्सो.
Let me give you that. That was sleek chivalric certainty. ठीक है. Chivalric क्या होता है उसका मीनिंग समझाती हूँ. Chivalric is elegant style में. So sleek chivalric certainty. तो यहां पे if you will notice chivalric में भी C है, certainty में भी C है. So when there is repetition of the same alphabet, that matters the most. So repetition of C sound है. I have told you जरूरी नहीं repetition of P हो. It can be P, it can be C, but it should be used more than once in the same line. So sleek, chivalric, certainty एक ही line में. Chivalric, elegant way में. Chivalric starts with C, certainty starts with C. That's why alliteration has been used. So on this note, we have completed all the poetic devices. If you want to understand these poetic devices in detail, I have already put a video on Commerce Wala by PW channel. जहाँ पे मैंने सारे poetic devices detail में explain करे हैं. So if you have any confusion, please go and watch that. अगर आपको ये video helpful लगा, then do let me know in the comment section. And next video क्या चाहते हैं please मुझे ज़रूर बताइएगा. Your Divya ma'am is signing off. Bye bye. Jai Hind. All the best for your exams. I know my Divya army, you will kill it.